हेलो नमस्कार जी। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ वैदिक सभ्यता को लेकर। इस सभ्यता को यदि हम आज यहाँ पढ़ेंगे तो हमें आज के बाद कोई भी इसे कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि आपको ये यहीं से समझ में आ जाए। वैदिक सभ्यता जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में प्रारंभ हुई, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। उस नगरीय सभ्यता के बाद में जबकि उसका जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 2300-1750 मानी जाती है कार्बन डेटिंग प्रणाली के आधार पर, जबकि आपकी जो वैदिक सभ्यता है वो हमारे यहाँ इसके जो मूल निर्माता हैं वो आर्य थे और आर्यों ने ही इसकी स्थापना की। आर्यों ने ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन सब के बारे में हम इस वैदिक सभ्यता के अंदर पढ़ेंगे। यदि आप इसे एक बार अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी अलग से कहीं भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इस तरह पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आपको एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, जो वैदिक सभ्यता है इसमें आपके जो वेद हैं, वेद से संबंधित वेद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, इन सब के बारे में इस वैदिक सभ्यता के अंतर्गत बताया गया है। जो हमारे यहाँ की जो ग्रामीण सभ्यता है वो इससे स्पष्ट रूप से बहुत अच्छी प्रकार से जुड़ी हुई है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता थी वो केवल हमें उस सिंधु के और पास जो भी नदियां थी उनके पास जो पहले जो नगरीय वो उस नगर नगर से संबंधित है, जबकि जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो ग्रामीण से संबंधित है। इसी प्रकार जो हमारी वैदिक सभ्यता है वो भी एक ग्रामीण सभ्यता है, जिसके बारे में आज हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। देखिए, वैदिक सभ्यता दो शब्दों से मिलकर बनी है, यानी जो इसका मूल शब्द है वो है विद। क्या है? विद। विद धातु से वैदिक शब्द बना है। विद का मतलब होता है जानना, किसी चीज को जानना, पहचानना, समझना। और ये विद धातु से बनी है और ये एक ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। जो आज हमारे गांव में जो आपको चारों ओर दिखाई देता है वो लगभग इस वैदिक सभ्यता से ही संबंधित है। इसका जो कार्य जो इसका काल है वो 1500 से 600 बीसी है। बीसी मतलब ईसा पूर्व, बीसी मतलब ईसा पूर्व, बीसी मतलब ईसा पूर्व। कब से कब तक है? 1500 से 600 बीसी है। 1500 से 600 बीसी है। इसी समय के अंतर्गत आपके जो भी वेद हैं, ब्राह्मण हैं। वेद कितने थे हमारे यहाँ पर? वेद थे 4। ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, पुराण, पुराण कितने हैं? पुराण थे 18। कितने पुराण हैं? 18। और उपनिषद, उपनिषद हैं 108। तो इन सब के माध्यम से जो भी हमें ज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें किससे मिलेगी? वेद हैं, वेद 4 हैं। आपके जो 4 वेद हैं आप जानते हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, वेद 4 हैं। इन चारों वेदों की जानकारी वैदिक सभ्यता की जानकारी देते हैं। ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, इन वेदों के ही ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, आरण्यक होते हैं, और पुराण हैं 18 और उपनिषद हैं 108। इन सब से हमें इस वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, वैदिक सभ्यता को विंटर नित्य, जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इस वैदिक सभ्यता को एक विंटर नित्य हुए थे। विंटर नित्य, विंटर नित्य ने दो भागों में बांटा। किसने बांटा है? विंटर नित्य ने इसे दो भागों में बांटा है। और ये दो भाग हैं आपके, नंबर 1 है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। अब देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही आपको मालूम पड़ता है कि ऋग्वेद का जो ऋग्वेद प्लस 1 यानी ऋग्वेद का रचना काल। अब वैसे इसका जो समय है वो ऋग्वैदिक काल का समय है 1000 से 1500 से 1000 बीसी। कितना समय है?
1500 से 1000 BC, यानी ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद की जो रचना हुई है उस समय को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वेद का रचना काल, ऋग्वेद का रचना काल, ऋग्वेद का जो रचना काल है वो कितना है? 1500 से 1000 BC। इसमें जो राजा था वो कैसा था? राजा जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता था, जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता था। आज के जमाने में जो पीएम है वो हमारे यहाँ का राजा होता है, उसको भी जनता चुनती है। इसी प्रकार ऋग्वेद काल में भी जनता द्वारा राजा का चुनाव किया जाता था। आगे चलो, आगे देखिए, राजा जनता द्वारा निर्वाचित है और यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित थी, कर्म आधारित, यानी जो वर्ण व्यवस्था है, कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उनको हम जन्म के आधार पर ही आज के समय में विभाजित करते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, उस समय जो भी कर्म करते थे उस कर्म के आधार पर जातियों का विभाजन, वर्णों का विभाजन किया गया था। एक ही घर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो सकते थे। वो किसके आधार पर होते थे? कर्म के आधार पर। कैसे कि उसका जो पिता है वो मान लो आप अध्यापक है, माता है वो क्या है? माता है मान लो वो घर का काम करती है या मजदूरी करती है, ठीक है, और जो बेटा है वो सेना में भर्ती है, और जो उससे छोटा है वो यदि व्यापार का काम करता है, तो एक ही परिवार में चारों वर्ण उपस्थित होते हैं। तो इसको हम कर्म आधारित व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है भाई, आगे चलिए। इस काल का प्रमुख देवता, प्रमुख देवता कौन था? प्रमुख देवता, प्रमुख देवता था इंद्र। कौन था? इंद्र। इंद्र प्रमुख देवता था, जिसे क्या कहा जाता था? इसके और 2 नाम थे, पुरंदर, यानी जो किले होते हैं उनको तोड़ने वाला, और दस्युहान, दस्युओं का नाश करने वाला। यानी प्रमुख देवता इंद्र था, जिसको पुरंदर और दस्युहन कहा गया है। और पुरंदर यानी जो किले महल है उनको तोड़ने वाला, दस्युहन यानी दुष्टों का नाश करने वाला। प्रमुख विदुषी महिलाएं, प्रमुख विदुषी महिलाएं, इस काल में जो महिलाएं होती थी उनके पर्दा प्रथा नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी, कोई भी कुरीतियां इस समय में नहीं पाई जाती थी। ऋग्वेद काल में कोई भी कुरीतियों का जन्म नहीं हुआ था। प्रमुख विदुषी महिलाएं, पर्दा वो नहीं करती थी, सती व्यवस्था थी वो भी नहीं पाई जाती थी। तो प्रमुख विदुषी महिलाएं कौन कौन सी थी? आपके अपाला, घोषा, लोपामुद्रा। कौन कौन सी विदुषी महिलाएं थी? अपाला, घोषा, लोपामुद्रा। जबकि ये महिलाएं यानी एक तरह से शिक्षा का काम करती थी। इन्होंने अपने जीवन पर्यंत शिक्षा दी, यानी अध्यापन का कार्य किया, दूसरों को शिक्षा देती थी, गुरुजी बनी है मान लो एक तरह से। ठीक है, प्रमुख विदुषी महिलाएं अपाला, घोषा, लोपामुद्रा। और इस काल में प्रमुख अनाज था यव, या आज के टाइम में बोलते हैं जौ। ठीक है, देखिए ये आपका ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल का जो समय था वो 1500 से 1000 BC था। इसमें ऋग्वेद की रचना हुई, राजा जनता द्वारा निर्वाचित होता था, वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, प्रमुख देवता इंद्र, पुरंदर, दस्युहन था। इंद्र को क्या नाम दिया गया है? पुरंदर और दस्युहन। प्रमुख विदुषी महिलाएं अपाला, घोषा, लोपामुद्रा थी। प्रमुख अनाज यव या जौ था। ये आपका ऋग्वेद काल। नंबर 2 है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। अब देखिए यही क्वेश्चन यहाँ भी आते हैं। इसका जो समय है, उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो आपका 1000 से 600 BC है। कितना है? 1000 से 600 BC यानी ईसा पूर्व। कब से कब तक था? उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC है। इसमें आपके यजुर्वेद,
सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद की रचना हुई। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, आरण्यक, उपनिषद, उपनिषद, पुराण का रचना काल था वो इसके अंतर्गत आता है। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित है, सामवेद आपके गान से संबंधित है, अथर्ववेद आपके जो शिल्प कार्य होते हैं उनसे संबंधित होता है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी, इसमें आपके यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, पुराण का रचना काल हुआ। अब देखिए ऋग्वेद का रचना काल था ऋग्वैदिक काल, इन सब का रचना काल है उत्तर वैदिक काल। इसमें राजा, इसमें जो राजा था वो आनुवांशिक हो गया। राजा क्या हो गया? आनुवांशिक। राजा का क्या हो गया? राजा हो गया आनुवांशिक। राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और जबकि ऋग्वैदिक काल में क्या था? राजा जनता द्वारा निर्वाचित था। सभा समिति आएंगी आगे आपके इसी चैप्टर में, सभा समिति उनके वे चुनती थी इसको। और यहाँ पर राजा क्या हो गया? आनुवांशिक हो गया। और वर्ण व्यवस्था क्या हो गई? वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था क्या हो गई? जन्म आधारित। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो विभाजन था वो जन्म के आधार पर हो गया। यानी एक बार जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय ही होगा, वैश्य का पुत्र वैश्य ही होगा और शूद्र का पुत्र शूद्र ही होगा। तो वर्ण व्यवस्था यहाँ जन्म आधारित हो गई। और प्रमुख देवता, यहाँ पर प्रमुख देवता प्रजापति को बना दिया गया। प्रमुख देवता कौन था? प्रमुख देवता हो गया प्रजापति। प्रजापति दक्ष के बारे में तो आपने सुना ही होगा। प्रमुख विदुषी महिलाएं, प्रमुख विदुषी महिलाएं, प्रमुख विदुषी महिलाएं मैत्रेयी, मैत्रेयी, गार्गी, मैत्रेयी, गार्गी, कात्यायनी, यह इस समय की प्रमुख विदुषी महिलाएं थी। और प्रमुख अनाज, प्रमुख जो अनाज था इस समय गेहूं और चावल हो गया। गेहूं और चावल। ऋग्वेद काल में क्या खाते थे अपन? जौ खाते थे और यहाँ गेहूं और चावल खाने लगे। तो ये ऋग्वैदिक काल हो गया, ये उत्तर वैदिक काल हो गया। अब देखिए आर्य जो आए थे, आर्य ही इसकी उत्पत्ति के मुख्य कारण थे। यानी आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता को जन्म दिया। तो आर्य कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, तो इसके बारे में उनका निवास स्थान क्या था उसका टॉपिक अपन क्लियर करेंगे। आर्यों का मूल निवास स्थान, आर्यों का मूल निवास स्थान, आर्यों का मूल निवास स्थान, इससे के संबंध में जो विभिन्न भूगोलवेत्ता हैं सबके अलग अलग विचार हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्य एशिया। मध्य एशिया, मध्य एशिया के बारे में, यानी मध्य एशिया में जो आर्य हैं उनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताया था मैक्स मूलर ने। किसने बताया था? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने ये बताया कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए थे। इन्होंने कैसे बताया? इन्होंने बताया कि ईरान का एक ग्रंथ है, ईरान का ग्रंथ है जैन अवेस्ता। क्या है? जैन अवेस्ता। और भारत का जो ग्रंथ है, भारत का क्या है? ऋग्वेद। भारत का क्या है? ऋग्वेद। इन दोनों में बहुत अधिक समानता है। इन दोनों में क्या है? बहुत अधिक समानता है। तो आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताया है, मैक्स मूलर ने बताया है। इन्होंने ग्रंथों की तुलना की है, कौन कौन सी? जैन अवेस्ता और ऋग्वेद की। जैन जैन अवेस्ता है वो ईरान का मुख्य ग्रंथ है, जबकि भारत का ऋग्वेद है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलें आगे। इसी प्रकार ये तो हो गया मध्य एशिया। मध्य एशिया के बाद यूरोप। अब यूरोप में भी आपके 3 है। हंगरी, हंगरी के बारे में बताया है गाइल्स ने। किसने बताया है? गाइल्स ने। हंगरी के बारे में गाइल्स ने बताया है। इसने वहां की भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर बताया है।
किसके आधार पर? भौगोलिक परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति यानी जहाँ की जो भूगोल की जो स्थिति है उसके अनुसार इसका वर्णन किया है। और जर्मनी, जर्मनी के बारे में बताया है डॉक्टर पेंथा या पेंका, डॉक्टर पेंथा या पेंका, डॉक्टर पेंथा या पेंका ने बताया है जर्मनी को निवास स्थान बताया है। डॉक्टर पेंथा या पेंका ने कैसे बताया है? शारीरिक रचना के आधार पर, शारीरिक रचना के आधार पर, शारीरिक रचना के आधार पर डॉक्टर पेंथा या पेंका ने बताया है कि जो आर्य है उनका मूल निवास स्थान जर्मनी था। दक्षिणी रूस, दक्षिणी रूस, दक्षिणी रूस के बारे में डॉक्टर नेहरिंग ने बताया है, डॉक्टर नेहरिंग, डॉक्टर नेहरिंग ने दक्षिणी रूस के बारे में बताया, डॉक्टर नेहरिंग और गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड और डॉक्टर नेहरिंग ने दक्षिणी रूस को बताया है। और उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने बताया है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द आर्कटिक, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। इन्होंने क्या बताया? आर्कटिक, आर्कटिक जानते हो, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, यानी जो आपकी पृथ्वी है उस पृथ्वी के उत्तरी भाग और ये दक्षिणी भाग, तो आर्कटिक उत्तरी ध्रुव है। यहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। इसके आधार पर इन्होंने ये बताया कि जो हमारे आर्य हैं वो कहाँ के निवासी थे? ये उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव के हैं, जो कि किसने बताया है? ऋग्वेद में ये बताया गया है, ऋग्वेद, ऋग्वेद में बताया है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, 6 महीने का दिन और रात पाया जाता है। तो 6 महीने की दिन और रात कहाँ पाई जाती है? 6 महीने की दिन और रात आपके कहाँ पाई जाती है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर। तो इस ऋग्वेद में जो वर्णित किया गया है कि 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात है, इसके आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने यह बताया है कि ये जो हमारे आर्य हैं वो कहाँ के निवासी थे? वो उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव के मूल निवासी थे। भारत नंबर 4, नंबर 4 पर आप तिब्बत, तिब्बत कर लो, तिब्बत यानी तिब्बत, तिब्बत में आपके दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने एक ग्रंथ लिखा है सत्यार्थ प्रकाश। क्या लिखा है? सत्यार्थ प्रकाश। उसमें ये बताया है कि जो आर्य हैं वो कहाँ के मूल निवासी हैं? तिब्बत के मूल निवासी हैं। नंबर 5 भारत, भारत को राष्ट्रवादी मत कह सकते हैं, तो सप्त सेंध प्रदेश, सप्त सेंध प्रदेश, सप्त सेंध प्रदेश में आपके डॉक्टर संपूर्णानंद और डॉक्टर अविनाश चंद्र, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस, इन्होंने बताया है कि सप्त सेंधव जो सिंधु सतलज गंगा, सिंधु सतलज चेनाब रावी ब्यास, उनके आधार पर इसकी रचना की है। ठीक है, सप्त सेंध प्रदेश के बारे में डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस ने बताया है। अब आगे चलिए, कश्मीर, कश्मीर के बारे में डॉक्टर LD कल्ला, लक्ष्मीधर कल्ला, ज्यादातर बुकों में लिख रखा है LD कल्ला। क्या लिखा है? LD कल्ला। ब्रह्मवर्त प्रदेश, ब्रह्मवर्त प्रदेश, ब्रह्मवर्त प्रदेश डॉक्टर गंगानाथ झा, डॉक्टर गंगानाथ झा। तो ये सब आपके
यानी जो जो आपके आर्य हैं उनका मूल निवास स्थान के बारे में बताया है। मध्य एशिया यानी मैक्स मुलर। तो इसे आप याद कर सकते हैं मध्य और मैक्स, यानी मध्य एशिया का मैक्स मुलर, और यूरोप में हंगरी का गाइल्स, ई की मात्रा। जर्मनी जेपी, जर्मनी और पेंथा, ठीक है। दक्षिणी रूस निहरिंग और गार्डन चाइल्ड। उत्तरी ध्रुव बाल गंधर्व, तो ये हमारे यहाँ के हैं इसलिए आपको याद हो जाएंगे। उत्तरी ध्रुव बाल गंधर्व तिलक, द आर्किटेक्ट होम ऑफ द आर्यन ऋग्वेद, 6 महीने का दिन 6 महीने का रात। तिब्बत में दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश। भारत सब चंद्र प्रदेश डॉक्टर संपूर्णानंद, अविनाश चंद्र बोस। यानी 7 संपूर्ण नाश, 7 फेरे संपूर्ण नाश हो जाएगा, ठीक है। कश्मीर का लक्ष्मीधर कल्ला, LD कल्ला। ब्रह्मण्ड प्रदेश डॉक्टर गंगानाथ झा। ये आपके वैदिक सभ्यता के बारे में प्रारंभ का एक फर्स्ट टॉपिक आपको मैंने कराया है, जिसमें हमने वैदिक सभ्यता के बारे में, उसका काल, उसकी जो भौगोलिक परिस्थितियां, भौगोलिक स्थितियां क्या थी, इसके बारे में बताया है। और जो आर्य हैं, जो यहाँ के इस जो वैदिक सभ्यता थे इसके मूल निवासी हैं, उसकी जो मूल निवास स्थान है उसके बारे में ये टॉपिक है। मध्य एशिया मैक्स मुलर, ईरान ग्रंथ जैद अवेस्ता, भारत ऋग्वेद, हंगरी का गाइल्स, जर्मनी का पेंथा, दक्षिण रूस का नेरंग, उत्तरी ध्रुव का वाग्नर तिलक, तिब्बत का दयानंद सरस्वती, भारत का सबचंद्र प्रदेश में संपूर्ण नाश, कश्मीर का कल्ला, हर ब्रह्मण्ड देश का गंगानाथ झा। इस प्रकार ये आगे वाले वीडियो में हम इससे आगे बताएंगे। थैंक यू, नमस्कार। सब्सक्राइब प्लीज नॉलेज नेटवर्क। इसी प्रकार उत्साहवर्धन करते रहे, मैं आपके लिए ऐसे ही नए रोचक तथ्यात्मक वीडियो लेकर आता रहूंगा। थैंक यू।